हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित तथ्य को देते रहते हैं। तो आज हम सन 2025 में इंटर में फिजिक्स में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें मुख्यतः न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक परिपथ दिया गया है जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है 0.1 हेनरी का, एक रेजिस्टेंस लगा है 40 ओम का, और प्रत्यावर्ती विभव V = 200 sin 300t इस परिपथ से जुड़ा हुआ है। तो आपसे इस परिपथ में पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है cos phi = r/√r² प्लस ओमेगा² L²। तो R का मान यहाँ पर है, L का मान यहाँ पर है, और ओमेगा का मान हमको यहाँ से मिलेगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन होता है, V = V0 sin ωt होता है। तो यहाँ से कंपैरिजन करने पर हमको पता चल रहा है कि ओमेगा की जगह कितना लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा R = 40 ओम, L = 0.1 हेनरी और ओमेगा = 300। इन तीनों का मान हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक मिलेगा। तो यहाँ से हमारा होगा cos phi = R का मान हम 40 रख लेते हैं, अंडर रूट में करके R² 40 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 300 का स्क्वायर इंटू L 0.1 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा cos phi = 40/40 का स्क्वायर प्लस, इसको हल करेंगे तो 30 का स्क्वायर बन के आएगा, और 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करके देखेंगे आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos phi = 40/√2500, या कह लें cos phi = 40/2500 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो बच जाएगा 50। ये कट गया, हमारे पास बचा cos phi = 4/5। ये इसी को कहते हैं शक्ति गुणांक। तो इस सवाल में हमारा शक्ति गुणांक आ गया 4/5। अब आगे दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि यदि किसी प्राथमिक कुंडली में 3 एम्पियर की धारा 0.001 सेकेंड में शून्य कर दी जाए तो द्वितीय कुंडली में 15 किलोवोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली के लिए V = होता है, या इसी को कहते हैं E = -mdI/dt। यहाँ पर M जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, और E प्रेरित विद्युत वाहक बल, और DI करंट में परिवर्तन, धारा में परिवर्तन, और DT समय अंतराल। तो यहाँ से E का मान दिया हुआ है हमारे पास 15 किलोवोल्ट। क्या दिया हुआ है? 15 किलोवोल्ट, यानी V = हो गया 15 किलोवोल्ट। इसको लिख सकते हैं आप 15,000 वोल्ट। और DI चेंज इन करंट, ये है हमारे पास 3 एम्पियर से शून्य हो जाता है तो लिख देंगे 3 एम्पियर। और DT ये है समय 0.001 सेकेंड, 0.001 सेकेंड। तो इन सब का मान हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास 15,000 = m, माइनस चिन्ह का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है न्यूमेरिकल में, m × DI
3 एम्पियर अपान 0.001। क्या हो जाता है यहाँ से 15,000 इक्वल टू m इंटू 3,000 अपान 1। m का मान हमारे पास हो जाएगा 15,000 अपान 3,000। ये कटेगा, क्या बचा 5 हेनरी, आंसर बन के आएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। आपको द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान दिया हुआ है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक पूछा गया है और चेंज इन करंट 3 एम्पियर से 0 हो जाता है तो 3 एम्पियर आएगा और ड्यूरेशन समय जो आएगा वो होगा हमारे पास 0.001 सेकेंड। तो ये हमारा दूसरा सवाल रहा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x दिशा के अनुदिश गतिमान है। दिक्काल स्पेस में किसी विशिष्ट बिंदु पर इसका विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 6.3 जे कैप न्यूटन प्रति कूलम है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास दिया हुआ है एक विद्युत चुंबकीय तरंग इस तरह से, ये x डायरेक्शन में चल रहा है, x एक्सिस के अलॉन्ग, और विद्युत क्षेत्र E का मान दिया हुआ है 6.3 जे कैप न्यूटन प्रति कूलम, और आपसे z एक्सिस के अलॉन्ग B का मान पूछा गया है। यहाँ पर E का मान y एक्सिस के अलॉन्ग है और कितना है 6.3 जे कैप न्यूटन प्रति कूलम। आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और चुंबकीय तरंग के गति की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यदि चुंबकीय तरंग x एक्सिस के अलॉन्ग है और विद्युत क्षेत्र y एक्सिस के अलॉन्ग है तो चुंबकीय क्षेत्र z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, z एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और इसी का मान आपसे पूछा गया है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है B इक्वल टू E अपान C। तो E का मान है 6.3 और C का मान होता है 3 इंटू 10⁸। C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁸। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मात्रक टेस्ला होता है, तो ये हो जाएगा टेस्ला। और दिशा की बात करें तो अगर E की दिशा y अक्ष के अलॉन्ग है तो B की दिशा z अक्ष के अलॉन्ग होगी और z एक्सिस के लिए आप लगाएंगे k कैप। तो ये हमारा हो जाता है 2.1 इंटू 10⁻⁸ k कैप टेस्ला। k कैप यहाँ बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और विद्युत क्षेत्र भी होता है, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र y एक्सिस के अलॉन्ग है तो चुंबकीय क्षेत्र z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि यदि ड्यूटेरियम तथा अल्फा कण के लिए प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जाएं क्रमशः B1 और B2 हो तब निम्न समीकरण में मुक्त हुई ऊर्जा Q का मान क्या होगा। तो एक आपके पास समीकरण दिया हुआ है और ड्यूटेरियम तथा हीलियम कण का प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा दिया हुआ है। आपके पास समीकरण है 1H2 + 1H2 इक्वल टू 2He4 + Q। इसका प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है B1 और यहाँ पर प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है B2। आपसे Q का मान पूछा गया है। Q क्या है, यहाँ पर ऊर्जा है। तो प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मतलब एक न्यूक्लियन का बंधन ऊर्जा B1 है। तो ड्यूटेरियम में यहाँ पर 2 न्यूक्लियन है। यहाँ पर जो परमाणु भार होता है वो न्यूक्लियनों की संख्या बताता है। तो 2 न्यूक्लियन यहाँ पर है और प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा B1 है। तो यहाँ पर कुल बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी 2B1। एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा B1 और 2 न्यूक्लियन है तो 2 न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी 2B1। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ड्यूटेरियम है तो यहाँ पर एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा B1 रहेगी तो 2 न्यूक्लियन की यहाँ पर भी क्या हो जाएगी 2B1 हो जाएगी।
तो लेफ्ट हैंड साइड में कुल बंधन ऊर्जा हो गई 2b1 प्लस 2b1, और राइट हैंड साइड में देखेंगे आप प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा b2 है, यहाँ पर 4 न्यूक्लियन है तो कुल बंधन ऊर्जा हो जाएगी 4b2 और प्लस क्या हो जाएगा q। अब यहाँ पर देखें तो 4b1 इक्वल टू 4b2 प्लस q। आपसे q पूछा गया था, q इक्वल टू क्या हो जाएगा 4b1 माइनस 4b2, या कह लें 4 कॉमन लेकर के b1 माइनस b2 इक्वल टू q। ये आंसर आपका हो जाएगा q का मान। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक परिपथ दिया गया है जिसमें 2 डायोड लगे हुए हैं और 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और एक सेल लगा हुआ है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा सवाल है, एक परिपथ है जिसमें एक डायोड D1 है, दूसरा डायोड D2 है और 3 रेजिस्टेंस हैं, 150 ओम के, 50 ओम के और 100 ओम के। यहाँ पर एक सेल 6 वोल्ट का लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी से 100 ओम के प्रतिरोध में धारा कितना होगा। इस प्रतिरोध में धारा का मान पूछा गया है। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे पहले कि किस डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाया गया है, किसको रिवर्स बायस में लगाया गया है, यानी अग्र अभिनति एवं पश्चात अभिनति है। यहाँ पर आपको समझना है कि अगर सेल के प्लस टर्मिनल से डायोड का प्लस टर्मिनल जुड़ा होता है तो वो अग्र अभिनति में होता है, और यदि सेल का प्लस टर्मिनल डायोड के माइनस टर्मिनल से जुड़ा होता है तो डायोड पश्च अभिनति में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस डायोड का प्लस टर्मिनल आ करके सेल के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये होता है यहाँ पर अग्र अभिनति में। डायोड D1 क्या है, अग्र अभिनति में है। और यहाँ पर देखेंगे सेल के प्लस टर्मिनल से डायोड D2 का माइनस टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो ये डायोड पश्च अभिनति में होता है। पश्च अभिनति में होने के कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट होने का मतलब इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता, यहाँ पर करंट कोई नहीं फ्लो होगा, यानी इस डायोड का कोई मतलब नहीं है। और डायोड D1 अग्र अभिनति में है क्योंकि सेल का प्लस टर्मिनल डायोड के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो अग्र अभिनति में होने के कारण ये डायोड सर्किट को सप्लाई करेगा, और सर्किट को सप्लाई करने का मतलब कि ये डायोड लगा रहेगा और ये निष्क्रिय हो जाएगा। अब जब ये निष्क्रिय हो जाएगा तो ये पूरा सिस्टम समाप्त हो जाएगा और ये डायोड पूरा काम करेगा। अब देखिएगा यहाँ पर इस डायोड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है सवाल में 50 ओम। कितना दिया हुआ है, 50 ओम। तो अब इस डायोड को हटा करके आप 50 ओम लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 प्रतिरोध हो गए, एक 100 ओम का, एक 150 ओम का और यहाँ पर 50 ओम का। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध बराबर सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए श्रेणी क्रम में सब हैं, क्या हो जाएगा 50 ओम प्लस 150 ओम और प्लस 100 ओम। कितना हो गया 300 ओम, यानी कुल प्रतिरोध हो गया 300 ओम। और सेल का विद्युत वाहक बल है 6 वोल्ट। तो धारा I इक्वल टू क्या होता है V/R। V का मान है 6 वोल्ट और R का मान है 300 ओम। क्या हो जाएगा यहाँ से 2 × 10⁻² एम्पियर धारा बन के आएगी। इसी को आप 0.02 एम्पियर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सवाल। यहाँ पर हमको देखना है कि कैसे डायोड अग्र अभिनति में होता है, कैसे पश्च अभिनति में होता है। यदि सेल का प्लस टर्मिनल डायोड के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है तो डायोड अग्र अभिनति में चला जाता है, और इसके विपरीत था यदि सेल का प्लस टर्मिनल डायोड के माइनस टर्मिनल से जुड़ा है तो डायोड पश्च अभिनति में होगा। अग्र अभिनति में डायोड करंट को सप्लाई करेगा, और करंट को सप्लाई करने का मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि डायोड का अपना रेजिस्टेंस 50 ओम है, इसलिए पूरे परिपथ का, पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर 300 ओम हो जाएगा।
और करंट I इक्वल टू V बाई आर के हिसाब से हम 6 वोल्ट में 300 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास 0.02 एम्पियर धारा बन के आ जाती है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर संचित आवेश पूछा गया है और 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र के प्लेट के बीच विभवांतर पूछा गया है। तो पहले हम सर्किट बना लेते हैं। तो ये हमारा परिपथ है जिसमें 2 संधारित्र 4 माइक्रोफैराड के और 6 माइक्रोफैराड के लगे हुए हैं और 2 प्रतिरोध 4 ओम और 5 ओम के लगे हुए हैं। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बस 20 वोल्ट है लगा हुआ है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ये हमारा परिपथ है। इस परिपथ में आपसे पूछा गया है कि 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र, इस संधारित्र पर आवेश कितना होगा, यानी Q इक्वल टू पूछा गया है और 6 माइक्रोफैराड प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा वो पूछा गया है, V इक्वल टू, ये आपसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं ये C1 हो जाता है इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड और C2 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड और V2 इक्वल टू पूछा गया है V1 इक्वल टू। ठीक, अब चूंकि संधारित्र के लिए Q इक्वल टू C इंटू V होता है। अगर सेल लगा हुआ है तो संधारित्र से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर सेल से धारा चलेगी इस तरह से, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, ठीक इस तरह से, इधर धारा न बहने के कारण परिपथ में धारा मान लेते हैं 4 ओम, 5 ओम और 1 ओम जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उसके लिए धारा का मान I हो जाता है। तो I इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 20 वोल्ट बटा 4 ओम, 5 ओम और 1 ओम सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के हो जाता है 20 बटा 10 बराबर 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर की धारा इसमें से फ्लो हो रही है। यहाँ पर धारा नहीं बहेगी, प्लेटों पर आवेश होगा और प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। अगर इसमें धारा 2 एम्पियर की बह रही है तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे कि प्रतिरोध 1 ओम के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, 1 ओम, V इक्वल टू क्या लिखते हैं, V इक्वल टू I इंटू आर, क्या हो जाता है, V इक्वल टू I का मान है 2 एम्पियर और R का मान यहाँ पर है 1 ओम, तो क्या हो जाता है 2 वोल्ट। अब इस सेल के विद्युत वाहक बल में से 2 वोल्ट यहाँ पर समाप्त हो जाता है। 2 वोल्ट समाप्त हो जाता है तो शेष कितना बचता है, शेष विभवांतर इक्वल टू 20 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इक्वल टू 18 वोल्ट। ये हो गया 18 वोल्ट। 18 वोल्ट विभवांतर, चूँकि ये ब्रांच और ये ब्रांच समांतर क्रम में है तो 18 वोल्ट इस ब्रांच में चलेगा और 18 वोल्ट ही इस ब्रांच में चलेगा। यानी यहाँ पर अगर V1 मान लें और यहाँ पर अगर V2 मान लें तो V1 और V2 का जोड़ कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट। तो क्या हो गया, V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या हो गया, 18 वोल्ट हो जाएगा। अब चूँकि ये दोनों संधारित्र सीरीज में जुड़े हुए हैं तो संधारित्र पर आवेश का मान सेम होगा। अगर आवेश Q हो तो Q इक्वल टू C1 V1 इक्वल टू C2 V2, यानी यहाँ से हो जाएगा C1 V1 बराबर C2 V2। C1 का मान है 4 माइक्रोफैराड, 4 गुणे 10 पावर माइनस 6 इंटू V1 इक्वल टू 6 गुणे 10 पावर माइनस 6 इंटू V2। अब इस इक्वेशन से आप V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू 18 माइनस V2। तो यहाँ से हो जाता है 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू V1 की जगह क्या लिख देंगे, 18 माइनस V2 इक्वल टू
6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V2। 10⁻�6 दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इंटू 18 72 माइनस 4 V2 इक्वल टू 6 V2। क्या हो जाता है, 72 इक्वल टू 6 V2 प्लस 4 V2 या 10 V2 इक्वल टू 72। तो V2 इक्वल टू हो जाता है 72/10 या 7.2 वोल्ट। यहाँ पर V2 का मान आ गया 7.2 वोल्ट। और हमको चाहिए, अगर V1 निकालना चाहें तो V1 इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ से 18 माइनस 7.2 क्या हो जाता है 10.8 वोल्ट। V1 इक्वल टू यानी V1 इक्वल टू हो गया 10.8 वोल्ट। अब हमको चार्ज चाहिए, दोनों पर चार्ज सेम हो जाएगा तो चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C1 का मान अगर हम 4 माइक्रोफैरड रखें तो 4 गुणे 10⁻⁻6 फैरड गुणे V1 का मान हम 10.8 रख रहे हैं तो क्या हो जाता है यहाँ से 43.2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम, या इसी को कहेंगे 4.32 गुणे 10⁻⁻5 कूलाम। ये हमारा चार्ज हो गया। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि संधारित्र से धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है इसलिए इस ब्रांच में कोई भी धारा नहीं चलेगी, केवल इस ब्रांच में धारा चलेगी। और इस ब्रांच में 4 ओम 5 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो पूरा प्रतिरोध निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 ओम और धारा का मान निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 एम्पियर। इस 2 एम्पियर के कारण इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो वो 2 वोल्ट आ जाएगा। 20 वोल्ट में से 2 वोल्ट यहाँ पर खर्च हो गया। अब आपके पास बचा 18 वोल्ट और ये 18 वोल्ट, चूँकि ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों समांतर में है तो 18 वोल्ट इस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा, 18 वोल्ट इस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर V1 माने यहाँ पर V2 माने तो V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या हो जाता है 18 हो जाता है। अब चूँकि ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो संधारित्र पर आवेश समान हो गए तो यहाँ से निकालेंगे Q इक्वल टू C1 V1 इक्वल टू C2 V2। अब इसी C1 V1 इक्वल टू C2 V2 से हम यहाँ पर आकर के निकाल लेते हैं V2 इक्वल टू कितना आता है और V1 इक्वल टू कितना आता है। V2 को हमको पूछा गया है, ये आंसर हो गया, और Q पूछा गया है। दोनों संधारित्र पर समान आवेश हो गए तो चाहे हम C1 V1 करके निकालें चाहे C2 V2 करके निकालें, ऐसी स्थिति में एक ही आंसर आएगा। तो C1 V1 लिख करके हम निकालते हैं तो C1 का मान हमारे पास 4 माइक्रोफैरड या 4 गुणे 10⁻⁻6 फैरड है और V1 का मान हमारे पास 10.8 वोल्ट है। तो C1 V1 से हम निकाल लेते हैं आवेश Q और Q का मान आ जाता है 4.32 इंटू 10⁻⁵ कूलाम। तो ये हमारा आज का सवाल रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के सवाल को और लेकर के आएंगे हम। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।